Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं अमेरिका के शुरू के इतिहास में लेके चलता हूँ। देखिए, अगेन अगर महाभारत से संबंध नहीं होगा तो व्यासदेव उस इतिहास को मिथ बुलाते हैं। मिथ मतलब संस्कृत शब्द मिथ, जो मिथ्य झूठा है, काल्पनिक है। तो मैं इसको वहाँ से कंपेयर करता हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जब जरासंध वध की बात हो रही थी महाभारत में, तो कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को जरासंध का इतिहास बताते हैं कि जरा नाम की एक राक्षस थी। फिर उसका जो वध हुआ, उसकी दो जांघों को मिला के फिर उसने अपने पुत्र को फेंक दिया। उसको दो टुकड़े करके फेंका गया। फिर उसने राक्षसी इकाई उसने उसको जोड़ दिया, तो जरासंध हो गया। और अभी भी आज भी अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे गांव में आप जाएंगे उस एरिया में, तो वहाँ पे बाहर उनकी इमेज लगाई जाती है ताकि कोई बुरी आत्मा वहाँ पे ना घुसे। जरासंध का जब जन्म हुआ, अब उसको मारने की विधि भी वही थी। भगवान बताते हैं कि उसकी दोनों जांघों को काटना पड़ेगा और उसको दो दिशाओं में फेंकना पड़ेगा, तब वो मरेगा। तो ये कहानी जब बताई जा रही थी, तो उसी कहानी बताते हैं भगवान कृष्ण बोलते हैं युधिष्ठिर को कि परशुराम के डर से उच्च कोटि क्षत्रिय जो हैं पूर्वी दिशा में जाते हैं और निम्न कोटि क्षत्रिय पश्चिमी दिशा में जाते हैं। आप देखते हैं वो पूरा एपिसोड परशुराम के डर से। अब ये जो स्टोरी लाइन है, जो अमेरिका की पॉपुलेशन की, यहाँ से शुरू होती है। किस तरह भारत से ही लोग बताते हैं, यहाँ के लोग ही बोलते हैं एशिया से लोग आए थे इधर। बेरिंग स्ट्रीट से लोग बोलते हैं 70,000 वर्ष पहले क्रॉस किए थे। मैं उसको त्रेता युग की स्टोरी मानता हूँ। त्रेता युग में क्रॉस किए थे, उसके भी पहले क्रॉस किए थे वो। और वहाँ से आए और क्रॉस करे उन्होंने। और उनका जो, इसलिए अब जो जीन पूल देखेंगे ज़्यादातर वो एशियन है, हमारा है, भारतीय जीन पूल है। जैसे अबास्कन अपाचे जो कम्युनिटी है, उसका जीन पूल हमसे मिलता है। मैं इस स्टोरी आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी अमेरिका में एक मूवमेंट चल रहा है, ओनली वाइट ओनली अमेरिका का, कि यहाँ पे सिर्फ सफ़ेद लोग रहें, ब्लैंक रहे, बाकी कोई ना रहे। लेकिन ये जो लोग यहाँ पे आए, उनसे पहले आए और यहाँ के पे ही इनका जन्म हुआ बहुत सारे लोगों का। मतलब कि कुछ तो आए उधर से, ऐसा नहीं कि सभी लोग आए वहाँ से। कुछ लोग साउथ ऑफ यूएसए से ऊपर मुख, क्योंकि मैक्सिको, ये तो बॉर्डर्स अभी बनाए गए हैं। एंग्लो सैक्सन कॉलोनीज अपनी कॉलोनीज बनाई हुई हैं। एंग्लो सैक्सन की 2 कॉलोनीज हैं, कनाडा और नॉर्थ अमेरिका यूएसए, और बाकी कॉलोनीज हैं स्पेन की। मैक्सिको इज ए स्पेनिश कॉलोनी, नॉर्थ अमेरिका का। लेकिन दक्षिण अमेरिका में ज़्यादातर जो लोग आए वो एशिया से, वो भी आए और वहाँ के भी वही वासी जन्म लिया। ये सब लोग एक जैसे, सबका जीन पूल भारत से नहीं मिलता, स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ का मिलता है। जैसे अपाचे, अबास्कन अपाचे जो कम्युनिटी है, उनका जीन पूल भारत से मिलता है। कुछ ओजिब्वे ट्राइब्स का भी अपाच मिलता है। लेकिन ज़्यादातर नेटिव अमेरिकन का और नेटिव कनेडियंस का जो जीन पूल है वो साउथ अमेरिका से मिलता है। नॉर्थ का इमिग्रेशन हुआ आफ्टर द आइस मेल्टेड। लोग बोलते हैं आइस जो मेल्ट हुई 7-8 हज़ार साल पहले हुई, ऐसा। मुझे इन सब की वेस्टर्न डेटा पे बिल्कुल मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं होता है। लोग स्टोरीज बनाते हैं एंड थ्योरीज बनाते हैं एंड देन उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, बट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। उसके थ्रू हम लोग नहीं देख सकते उसको। तो कुछ तो मिक्सचर है। जैसे मैक्सिको का जो कुछ पॉपुलेशन है वो भारत से आया है नावों के थ्रू। उनका जीन पूल साउथ इंडियन से मिलता है, हमारे दक्षिण भारत द्रविड़ देशों से मिलता है। कुछ पूल उनका आया इंडो चाइना से, जो कि वियतनाम वगैरह जगहों से आया, जो कि चंपा देश है हमारा, वहाँ से आया। तो बट मिक्सचर है हर तरफ से। तो ये जो वॉरियर्स हैं,
इनको बोला जाता था आर्य। आर्य नाम था, आर्य, मतलब उस समय भी नाम आर्य था, बहुत पुराना नाम है। आर्य का अर्थ होता है जो वैदिक, जो वेदों को पालन करें, उसके अनुसार रहें, उन्हीं को बोलते हैं आर्य। आर्यवर्त की भूमि भारत में आपको मालूम ही है कि सिंधु नदी से लेके गंगा पद्मावती नदी तक, ब्रह्मपुत्र तक, उसके बीच में और नीचे जो पहाड़ विंध्य, उसके ऊपर के जो पहाड़ हैं, इनको आर्यवर्त बोला जाता है। तो ये इनका जो जो जीन पूल है, जो नॉर्थ अमेरिका जो पॉपुलेशन है, वो है वेस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा से, यूएसए से और चिले से। ये तो साउथ से नॉर्थ की तरफ आए और नॉर्थ से साउथ की तरफ गए, और कोस्टल रीजन से गए क्योंकि वहाँ बर्फ कम थी, बाकी जगह अब नहीं जा सकते थे, बर्फ से ढका हुआ था पूरा। तो 30,000 साल पहले या 20,000 साल पहले, कुछ लोग बोलते हैं 10,000 साल पहले, कुछ लोग बोलते हैं 5,000 साल पहले भी ये एशिया और नॉर्थ अमेरिका जुड़े हुए थे, अलास्का से और रशिया से, ऑन द टॉप, बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं उसको। कॉमन एस्ट्रोनॉमी है, कॉमन रीइंकार्नेशन में बिलीफ है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, और सूर्य, चंद्र और अनेक जो हमारे ग्रह नक्षत्र उनकी पूजा। ज़्यादातर इनकी डाइट्स होती थी वेजिटेरियन, जिसमें वो बीन्स, लेग्यूम्स, लेंटिल्स और थिन सॉफ्ट ब्रेड, जिसको रोटी बोलते हैं हम लोग, टोटिया बोलते हैं, वो खाते थे मिलेट की, जो यहाँ का मिलेट होता है। और 5 तत्वों की पूजा करते थे, भूमि, रापा, नलो, वायु, खम। और फिर उसके बाद उनको लगता था कि अर्थ जो है एक गोल है, और ये जो द्वीप है वो कच्छ आइलैंड है। एक्चुअली कच्छ मुझे लगता है कि वो मिसप्रोनाउंसिएशन है। क्रॉन्चो द्वीप हमारे वेदों में नाम है, ये इसको बोलते थे कछुए का द्वीप, मतलब जो कछुए के ऊपर बसी हुई है पृथ्वी, इसको ये बोलते थे। इनका आइडिया था पूरी पृथ्वी के बारे में। जैसे हम कुर्म अवतार को देखते हैं तो उसके ऊपर सुमेरु पर्वत को रखा जाता है, समुद्र मंथन होता है, तो कच्छप नीचे होता है, ये उसको मानते हैं। और तो जो नेटिव अमेरिकन जो थे यहाँ पे, वो कर्म में बहुत विश्वास करते हैं। सुपीरियर पावर, ऑलमाइटी फादर, यूनिवर्सल एनर्जी, ये इनके शब्द होते हैं, उसमें बहुत विश्वास करते हैं। तो ये जो कल्चर इनका जो है वेरी कॉमन है, क्योंकि सबका जो फेथ है वो मय पे डिपेंडेंट है, मय सिविलाइजेशन डिपेंडेंट है। मय के बाद आए एस्टेक्स, मय से पहले थे साउथ अमेरिका में जो थे वैदिक सिविलाइजेशन था, जिसको नाम बोलते थे इनका। उसके पहले आप लीमा, ऐसे करके इनकी मैनी सिविलाइजेशंस आर देयर। अब यहाँ से जो माइग्रेशन हुआ, तो एक बिटवीन 1492 में आपको मालूम ही है, क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो उसने बारबाडोस में लैंड किया। और फिर तो जब चर्च आया, कैथोलिक चर्च आया, उसने बोला कि भाई अटलांटिक की पूर्वी दिशा आपकी ईस्ट कोस्ट अटलांटिक, आपका वेस्ट कोस्ट स्पेनियर्ड्स का। तो इसलिए आप देखते हैं कि एक पोर्चुगीज कॉलोनी है ब्राज़ील और बाकी सारी स्पेनिश कॉलोनीज हैं, विम्सिकली डिवाइड कर दिया। स्पेनियर्ड्स का तो को मालूम ही है, कैथोलिक्स का मालूम ही है कि वो सिर्फ कन्वर्जन के लिए आए, उनको पैसा चाहिए था और कन्वर्जन के लिए आए। तो रिलीजियस कोलोनाइजेशन हुआ साउथ अमेरिका का। नॉर्थ अमेरिका का रिलीजियस कोलोनाइजेशन नहीं हो पाया क्योंकि वो एंग्लो सैक्सन्स वहाँ पर आ गए, और एंग्लो सैक्सन्स ने स्पेनियर्ड्स को भी हराया, फ्रेंच को भी हराया। फ्रेंच भी कैथोलिक्स होते हैं, स्पेनियर्ड्स को हराया, पोर्चुगीज़ को हराया, डच को हराया, इन सबको हराया उन्होंने। ट्रीटीज़ करके हराया, कभी मिलिट्री से हराया, और आपस में लोग लड़ते भी थे, आपस में पीस ट्रीटीज़ भी करते थे। इनकी पीस ट्रीटीज़ होती थी यूरोप में, यहाँ पे नहीं होती थी। तो ये इनका थोड़ा इतिहास है। तो फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ टोर्डेसलास हुआ, जो कि अपनी बुक से ही देख के बता रहा हूँ, जिसके पास ये बुक है आप लोग देख सकते हैं पूरा डेटा। तो 1499 टू 1500 में पोर्चुगीज सेलर जाओ फर्नांडिस लाब्राडोर, वो नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक कोस्ट में आया, ग्रीनलैंड में आया, इसलिए उसने का नाम पड़ गया लैब्राडोर। लैब्राडोर नाम का एक कुत्ता भी होता है। और पोर्चुगीज ने बोला कि तो 1501 और 1502 में कोटे रियल ब्रदर्स, उन्होंने ग्रीनलैंड को कैप्चर किया, जो कि
ग्रीनलैंड का एरिया कैप्चर किया, जो कि कैनेडियन प्रोविंस है, न्यू फाउंडलैंड और लैब्राडोर। इसको पोर्चुगीज एम्पायर्स में डाला। फिर न्यू फाउंडलैंड, नोवा स्कोटिया वर क्लेम्ड बाय पोर्चुगीज एम्पायर बाय किंग मैनुअल वन ऑफ पोर्चुगल। तो उन्होंने सेंट पीटर, सेंट जॉन्स, ईस्ट कनाडा पे ऊपर इन्होंने कैप्चर किया। तो यहाँ से कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ। तो एक साउथ से शुरू हुआ, एक नॉर्थ से शुरू हुआ। साउथ वाला स्पेनियर्स के पास चला गया, नॉर्थ वाला चला गया यूरोपियंस के पास, पोर्चुगीज के पास। और फिर आइसलैंडिक नॉर्थ जो है, उन्होंने नॉर्थ अमेरिकन ग्रीनलैंड के पास में कॉलोनाइजेशन किया। और जो वेल्थ ऑफ यूरोप जो है बिकॉज ऑफ कॉलोनाइजेशन के लिए हुआ है। जैसे कि अगर बोला जाए तो कि टोटल 10 ट्रिलियन डॉलर्स की आज की जो वर्थ है उतना चोरी किया इन लोगों ने। कि 2021 का वैल्यू, 2021 का, अभी 2025 है। तो उन्होंने जब ऑटोमन एम्पायर वहाँ पे बढ़ रहा था तो ईस्ट ट्रेड ऑफ एशिया नहीं देख सकते थे, तो इसलिए उन्होंने ऑटोमन एम्पायर को के आजू बाजू जाने के लिए उन्होंने दे फाउंड न्यू वे। और उसके बाद उन्होंने एफ्रो एशियन टेरिटरीज और यूरोप में कि बड़े गरीब थे, वो बड़ी गरीब थे, ऑलमोस्ट 40% उनका कम हो गई पॉपुलेशन बिटवीन 14 एंड 16 सेंचुरी। तो चर्च ने वहाँ पे पेपल बुल इशू किया। और फिर उसके बाद स्वीडन, डेनमार्क, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, डच, ये सब आपस में कम्पीट कर रहे थे अमेरिका की ये नई लैंड की पीस पार्सल्स लेने के लिए। तो रशिया ने क्लेम किया पैसिफिक वेस्ट कोस्ट, फ्रेंच ने किया साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएस, और बाकी लोगों ने अदर पार्ट्स किया। और इन्होंने इन सब के नाम रख दिए, उसके आगे न्यू लगा दिया। तो रशिया ने बनाया फोर्ट रॉस कैलिफोर्निया, न्यू इंग्लैंड, न्यू हेवन, न्यूएवो स्पेन, एंड मेनी अदर नेम्स वेरी कॉमन। 100 मिलियन नेटिव अमेरिकन को मारा, 10 करोड़ नेटिव अमेरिकन को मारा इन लोगों ने। रिसेंटली ओनली इसको अमेरिकन टेक्स्ट बुक्स ने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है, जिसको अभी ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन ने आके ख़त्म करना शुरू किया है। वो नहीं बताना चाहते किसी को असली हिस्ट्री। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है कॉलोनियल हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि रिपब्लिकन्स रिप्रेजेंट द कॉलोनियल पावर, कंजर्वेटिव्स रिप्रेजेंट द कॉलोनियल पावर्स, और डेमोक्रेट्स रिप्रेजेंट द नॉन कॉलोनियल पावर्स। इवन दो स्लेवरी में दोनों यूनाइटेड थे। इनफैक्ट रिपब्लिकन्स ने लड़ा स्लेवरी ख़त्म करने के लिए, बट देन दे रिटेन मोस्ट ऑफ द, क्योंकि डेमोक्रेट के पास ज़्यादा स्लेव्स थे, इसलिए उन्होंने स्लेवरी के विरुद्ध लड़ा। उनको मालूम था अगर स्लेव ज़्यादा होंगे दे हैव मोर वेल्थ, उसको ख़त्म करने के लिए किया गया। ऐसा नहीं किसी को लगाव नहीं था कि ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए किया है, क्योंकि इन्होंने कभी इंसान माना नहीं है। जो भी गोरा नहीं है उसको इंसान ही नहीं मानते लोग। ये मानते हैं कि हम गोरे लोग हैं और हम लोग ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं। ये इनके नसों में बसा हुआ है। इसलिए आप देखेंगे अमेरिकन हिस्ट्री में एक ही ब्लैक प्रेसिडेंट हुआ है जिसको सबने हेट किया। अमेरिकन हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही कैथोलिक्स हुए हैं, एक को मार दिया गया और दूसरा मेंटली सिक था, आप जानते हैं। तो ये है शुरू का इतिहास। तो 1800 से एक्चुअल इतिहास शुरू होता है। तो 1800 इसलिए होता है कि 1776 में जो डिक्लेयर किया गया था वो एक्चुअली हुआ नहीं था प्रेसिडेंट, सिर्फ 13 कॉलोनीज थी। 1800 के बाद युद्ध शुरू हुए 13 कॉलोनीज का बाकी स्टेट्स के साथ, और ये सारे युद्ध कंप्लीट हुए 1846 में, जब मैक्सिको को मात्र 30 एंग्लो सैक्सन सोल्जर्स ने हराया। मात्र 30, क्योंकि डरते थे, स्पेनियर्स डरते थे ब्रिटिश से, उनको डर लगता। और ब्रिटिश डरते थे किससे? भारतीयों से, समझा? क्योंकि भारत में उनको बड़ा कठिन समय मिला तो डरते थे। तो भारत की पोस्टिंग के बाद उनको भेजा जाता था अमेरिका। आप देख रहे हैं बहुत सारे नाम जो है भारत में है, तो वो अमेरिका आते थे। तो सियूक्स के विरुद्ध सबसे पहला युद्ध हुआ, और जिसमें सियूक्स नेटिव अमेरिकन फोर्सेस की हार हुई, और बाद में 1700 से 1924 के बीच में। और सियूक्स और इतनी सारी अट्रॉसिटीज़ हुई हैं। जैसे अब थैंक्स गिविंग बोलते हैं, तो थैंक्स गिविंग क्या है? पहले तो पिलग्रिम्स बुलाते हैं अपने आप को। ये इतिहास आपको जानना जरूरी है अगर आपको अमेरिकन पॉलिटिक्स समझनी है।
अगर आपको में ये इतिहास नहीं मालूम तो आज की पॉलिटिक्स आप नहीं समझ पाएंगे अमेरिका की। और अमेरिका सुपर पावर कैसे बना और क्यों बना, उसका स्टोरी कुछ और है। वो आपको तभी पता लगता है जब आप इनकी बुक्स पढ़ते हैं। मैं तो ये सारी बुक्स आप देख रहे हैं पढ़ के रिसर्च करता हूँ, और नई बुक के लिए भी रिसर्च कर रहा हूँ इनकी लैंग्वेजेस के ऊपर। वो बुक जल्दी रिलीज होगी, अभी काम उस पर चल रहा है। 1924 में अमेरिका ने अमेरिकन नेटिव्स को सिटीजनशिप दी 1924 में। और अमेरिकन जो फ्रंटियर एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी था वो था, जैसे उन्होंने क्या किया, पहले 13 कॉलोनीज करें जो नॉर्थ ईस्ट में है, फिर उसका धीरे धीरे इंच बाय इंच नीचे आते रहे और इन्होंने एक कॉलोनी बना दी ओक्लाहोमा। और तो सारे नेटिव्स को वहाँ पे भेजना शुरू कर दिया, जो बचा उसको भेज दिया, बाकी सबको मार दिया, उनकी महिलाओं से रेप किया, शादी करी और सब कुछ कार्य किया जो हम बता ही नहीं सकते। उन लोगों को, नेटिव्स को लगता था कि ये लोग अच्छे लोग होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो आपस में नहीं लड़ते थे, आपस में सभी लोग लड़ते हैं। अगर कोई परिवार में भी होगा तो 2 भाई लड़ेंगे आपस में, ऐसे कॉमन होता है। उसको उन्होंने बहाना बनाया कि नेटिव्स ऑफ बारबेरियंस, वो तो सैवेजेस लिखते हैं फ्रीडम डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंस में, और उसमें किसी भी नेटिव अमेरिकन का सिग्नेचर नहीं है। ओके, अभी जो कंडीशन है सेम वैसी कंडीशन है उस समय की। अब जो नया एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है अभी, उसका कंडीशन सेम है जो कॉलोनाइजर्स का था, सेटलर्स का था, सेम कंडीशन है दोनों का। और तो इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे, अभी जैसे एक टेक्सास में, अभी एक अरकनसास में या फिर एरिजोना में एक वाइट ओनली कम्युनिटी बनाई गई है। ये पुराने वाला हिसाब चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो थॉमस जेफरसन बड़ा इंथ्यूजियास्टिक था लुइजियाना खरीदने के बाद स्पेन और फ्रांस से। तो उसने एक प्रोजेक्ट बनाया कॉल मैनिफेस्ट डेस्टिनी। तो मतलब मैनिफेस्ट डेस्टिनी मतलब यही हम होगा, अभी ऐसे ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। आप देख सकते हैं कि जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बहुत सारे लोग उसी प्रकार की मानसिकता रखते हैं। ओनली डिफरेंस इस समय वो क्रिश्चियन नहीं है। समझ रहे हैं कौन है? यहूदी है। तो फ्रंटियर थीसिस बनाया गया फ्रेडरिक जैक्सन टर्नर के थ्रू, मूविंग द फ्रंटियर, और यूनाइटेड स्टेट्स की नई स्ट्रेटेजी बन गई। और फिर मिड वेस्ट, वेस्ट ऑफ मिसिसिपी, ग्रेट प्लेन्स, रॉकी माउंटेन्स, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट, और जितने ज़्यादा लोग एक्सपैंड कर सकते थे लेते रहो, और वाइट ओनली सिटीज़ बनाओ, बाकी सबको भेजो, ओक्लाहोमा निकाल दो वहाँ से। तो सैनिटाइज किया गया पूरे अमेरिका को, है ना। तो नेटिव अमेरिकन इनके लिए एक दुश्मन थे। और फ्रेंच और इंडियन वॉर्स में ब्रिटिश कॉलोनीज अगेंस्ट द फ्रेंच कॉलोनीज, दोनों ने सेम काम किया। और नॉर्थ ईस्ट से बढ़ता ये वेस्ट में पहुंच गया पूरी तरीके से। तो ये बन गया यूनाइटेड स्टेट्स। और पूरा का पूरा जो अमेरिका बना वो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट पे बना, वो चीज एंग्लो सैक्सन है, कैथोलिक नहीं। कैथोलिक अलग होते हैं, एंग्लो सैक्सन अलग होते हैं। एंग्लो सैक्सन चर्च ऑफ इंग्लैंड के होते हैं, कैथोलिक होते हैं सैक्सन्स जो कि यूरोप से हैं, वेटिकन से, रोमन्स। आप थोड़ा सा मैंने पढ़ा है, ट्रीटी His most Christian Majesty renounces all pretensions which he has therefore formed or might have informed to Nova Scotia or Acadia in all its parts, and guarantees the whole of it, and with all its dependencies to the King of Great Britain. समझा? ये उसके लाइन्स हैं। और इरुक्वास, वाइनडॉट, कटाबा, चेरोकी, मिंगो, ये सब ब्रिटिश के साथ मिल गए। इरोक्वाय जो है एक्चुअली नाम मतलब होता है डर्टी पीपल, मीनिंग होता है। उनको मोहॉक, ओनिदा, ओनोंगादा, चायुगा, सनेका। तो 1722 के बाद टस्करोरा पीपल जो साउथ ईस्ट है उनको कॉन्फेडरेसी में डाल दिया गया, विच बिकेम नोन एज 6 नेशंस। तो इरोक्वाई स्पीकिंग पीपल lived in the northeastern United States, southeastern Canada, Great Lakes up into Virginia. ये पेजोरेटिव फ्रेंच नेम है। तो ऑफ दिस ट्राइब्स फॉर विद एक्चुअल कनोटेशन होता है टेरिबल पीपल, उसका अर्थ आता है। बिकॉज बहुत ही युद्ध अच्छी तरह लड़ते थे, डरते थे ये लोग, बुरे लोग। तो इनसे कभी दोस्ती करते थे, कभी इनसे दुश्मनी करते थे, और बेचारों को समझ में आता नहीं था कि कौन है ये लोग। कभी कभी क्या होता है कि कूटनीति का ज्ञान होना चाहिए, इनके पास कुछ भी ऐसा ज्ञान नहीं था। भारत में ब्रिटिश इसलिए हार गए, किस लिए हार गए? महाभारत की वजह से।
इसलिए महाभारत बैन किया, क्योंकि उनको मालूम था ये महाभारत इनको वापस एक कर देगा। महाभारत आज भी एक कर देता है पूरे एशिया को, लेकिन कोई सुनता नहीं उसकी। महाभारत कोई पढ़ते नहीं है। महाभारत समस्त जम्बू द्वीप का ऐतिहासिक पुस्तक है, हम सब की धरोहर है, सिर्फ एक की नहीं, हम सब की धरोहर है महाभारत। तो ये है इनका इतिहास, थोड़ा सा मैंने पढ़ा है, बाकी तो बुक्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है। फ्रेंच जेसुइट बुलाते थे इंडियंस को सैवेज। जेसुइट मतलब जो कैथोलिक चर्च या नॉन कैथोलिक चर्च को बिलोंग करते हैं जेसुइट बोलते हैं। स्टूडेंट्स मतलब जैसे हम बोलते हैं ब्रह्मचारी, ऐसे जेसुइट। तो और ये पूरा कहानी है इनका, जैसे कि ट्रीटी ऑफ मनानफान, 6 नेशंस क्लेम रेलिंक्विश्ड। तो ये इतिहास है। ये क्यों समझना जरूरी है, किसको ये लोग लड़ रहे हैं, ये खुद की आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों हो रहा है। सडनली इन्होंने देखा कि सक्सेसिव 91 से लेके सक्सेसिव अमेरिकन पॉपुलेशंस में इमिग्रेशन हो रहा है, भारत से भी बहुत हो रहा है, दूसरे देशों से भी हो रहा है। 19 अगर आप देखें तो मेजर जो इमिग्रेशन भारत से हुआ वो हुआ 1800s में, लेट 1800s में, फिर हुआ 1923 में भारतीयों में बैन किया गया था। फिर उसके बाद 1950 के बाद इमिग्रेशन शुरू हुआ, जब 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय भारत की आज़ादी का सपोर्ट किया था अमेरिकन ने, क्योंकि वो ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद उनको सडनली रियलाइज़ हुआ, क्योंकि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बढ़ गया वापस, कि भारतीय आएंगे तो हमको ऐसे ही फेंक देंगे जैसे इन्होंने भारत से हम लोगों को फेंका। तो 1923 में बैन लगा दिया भारतीयों पे। 1924 में भारत नेटिव अमेरिकन सिटीजनशिप दी। फिर उसके बाद 1945 के बाद 1937-47 के बाद इमिग्रेशन भारत से फिर शुरू हुआ। कुछ इनिशियल इमिग्रेंट्स हुए, ज़्यादातर संख्या नहीं था। लेकिन जब आईटी इंडस्ट्री बढ़नी शुरू हुई 1991 के बाद, तो Y2K जो प्रोजेक्ट था, उस समय भारत का इमिग्रेशन भारतीयों का बहुत लंबे स्तर पे हुआ। उसके पहले भी लोग आते थे, उसके पहले ज़्यादातर आते थे डॉक्टर्स या बिजनेसमैन आते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनका इमिग्रेशन होता था। रॉयल्टीज़ आती थी, बहुत सारी रॉयल्टीज़ में भारत की अमेरिका फ्री ट्रैवल करती थी, क्योंकि अमेरिकन इंटेलिजेंस उनको यूज़ करना चाहता था अगेंस्ट भारत। जब आईटी इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन हुआ, सिलिकॉन वैली का जब हुआ, तब भारतीयों की संख्या यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में बढ़ी। तो जो भी आप देखते हैं अभी संख्या देखते हैं, या जो भारत का इमिग्रेशन देखते हैं, वो पिछले 40 साल से है, 40-45 साल से, उसके ज़्यादा नहीं है। 40-45 साल में मेजर इमिग्रेशन है भारतीयों का। और अब सडनली उनको रियलाइज़ हुआ कि ब्लैक्स की पॉपुलेशन भी 20% है, हिस्पैनिक भी 30% है, भारतीय बाकी लोग सब कलर्ड हैं, तो इनकी पॉपुलेशन कुल दिखती है 51%। और इनको डर लग रहा है कि इनकी पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगी, बाकी लोग आ जाएंगे, इंटर रेशियल मिक्सिंग हो जाएगी, इनकी जो वाइट आइडेंटिटी है वो खो जाएगी, ये लगा इनको। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि ये जो नया गवर्नमेंट आई है, इसकी सारी पॉलिसीज़ हैं उस वाइटनेस को बचाने के लिए। इनको लग रहा है यूरोप खो जाएगा तो यूरोप में कोई रहेगा नहीं, यूरोप में कोई वाइट्स नहीं बचेंगे, इसलिए वो उस पर अटैक कर रहे हैं कि इमिग्रेशन नहीं होना चाहिए। और अपने आप को मानते हैं कि अब ये लोग यहाँ से हैं, जबकि नहीं है। आप इनसे किसी भी पूछेंगे तो यही बताते हैं कि हम यहाँ से हैं, और बाकी फिर वो जस्टिफाई भी करते हैं ये लोग भी तो एशिया से आए थे। नहीं, एशिया से नहीं आए थे, सारे लोग एशिया से नहीं आए थे, कुछ लोग यहीं के हैं, इसी कॉन्टिनेंट के हैं। मैं बोलूँगा कि 35% एशिया से आए थे, बाकी तो यहीं के थे। जो आपने तो आर्टिफिशियल बॉर्डर बनाया है मैक्सिको को अलग करके। अब ये पूरी इनकी जो नई फॉरेन पॉलिसी है वो उसी पे आधारित है, प्रोटेक्टिंग द वाइटनेस। इसलिए आप देख रहे हैं हर जगह आइस रेड्स हो रही हैं, ये रेड्स हो रही है, वो रेड्स हो रही है, निकालने के लिए सबको इलीगल इमिग्रेंट्स डिक्लेयर करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं, होमोजेनस पॉपुलेशन बनाने के लिए। क्योंकि यूरोप हमेशा होमोजेनिटी में ही रहा है, वो हेट्रोजेनस नहीं रख सकता। अमेरिका को फॉलो करके यूरोप में भी वही प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं। सो जब भारतीय अमेरिका को देखते हैं, हमको लगता है कि वाइट लोग ये अमेरिकन नहीं, ये सेटलर्स हैं, ये बाहर के लोग हैं। यहाँ के लोग तो हमारी स्किन कलर के होते हैं।
और ये इतिहास में पढ़ाया ही नहीं जाता। म्यूजियम्स बने हुए हैं, मतलब नेटिव अमेरिकन को मार के उनको म्यूजियम में डाल दिया है। मेन स्ट्रीम में उनकी लैंग्वेजेस नहीं पढ़ाई जाती, इंग्लिश को बोला जाता है। हम लोग तो इंग्लिश बोलते ही हैं, तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, और वो लोग भी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन उनकी लैंग्वेजेस नहीं पढ़ाई जाएंगी। तो एक बड़ा मूवमेंट भी चल रहा है यहाँ पे नेटिव अमेरिकन का कि अपनी भाषा को प्रमोट किया जाए, अपने कल्चर रिलीजन को प्रमोट किया जाए, वो सब उनका चल रहा है प्रोग्राम। अब हम और आप यहाँ पे कहाँ पे फिट होते हैं, ये हमको सोचना पड़ेगा। हम और आप यहाँ पर कहाँ पे फिट होते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी जो भी भारत का बनाता है, उनको ये तथ्यों को बारे में तो उनको मालूम ही है, लेकिन अगर नहीं मालूम तो मेरी बुक में आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको इनके साथ डील करना पड़ेगा इनकी मानसिकता के द्वारा। ये किसी को भी वचन दे के कभी पूरा नहीं करते। जॉन एडम्स, माय फेवरेट अमेरिकन प्रेसिडेंट इज जॉन एडम्स। संस्कृतिस्ट थे, देवताओं में बिलीव करते थे, उपनिषद पढ़ते थे, भगवत गीता पढ़ते थे। जो शुरू के जो प्रेसिडेंट्स थे वो सारे ऐसे ही थे, क्योंकि वो चर्च से भाग के आए थे। जॉर्ज वॉशिंगटन भी ऐसे थे, उनके राइट हैंड मैन थे जॉन एडम्स। जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज एन एक्सेलेंट प्रेसिडेंट इन मैनी वेज। अब पूरी तरीके से मैं एक्सेलेंट नहीं बोल सकता धर्म की दृष्टि से, लेकिन एज कम्पेयर टू द रेस्ट ही वॉज गुड। जॉन एडम्स वॉज बेटर देन हिम, क्योंकि इन सबको क्रेज था भारत का, क्योंकि उनको मालूम था और विजडम था उनको। उपनिषद की स्टडी कर रहे हैं, संस्कृत की स्टडी कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं डेइस्ट्स, बोलते हैं डेइस्ट्स। डेइस्ट मतलब क्रिश्चियन नहीं है वो। उन्होंने ट्रीटी ऑफ ट्रिपोली में लिखा कि हम क्रिश्चियन देश नहीं है, हमारा इस मुसलमानों से कोई वैर नहीं है, ऐसा लिखा उन्होंने, क्योंकि ट्रिपोली जो था, लीबिया जो था, वो मुसलमान देश था। तो ये अमेरिका का इतिहास है, और इनकी मानसिकता मैंने आपको बताई अभी कैसी है, और वो कैसी रहेगी आगे चल के। कम नहीं होने वाली है, खत्म नहीं होने वाली है, ऐसी रहेगी मानसिकता, क्योंकि उसी पे बना है ये देश। तो फॉरेन पॉलिसी क्या रही है इनकी, अब इस फॉरेन पॉलिसी स्टडी करिए, पूरी फॉरेन पॉलिसी स्टडी करिए। जिस तरह इन्होंने इस देश को जीता, उन्होंने वही फॉरेन पॉलिसी रखी कि दूसरे देशों को दबा के रखो, तभी अमेरिकन गुड्स बिकेंगे, या उनसे सस्ते में गुड्स खरीदो। लोगों को लगता है पेट्रो डॉलर है, पेट्रो डॉलर तो दिखाने के लिए, इट इज नेवल डॉलर, एयरक्राफ्ट डॉलर, एयरक्राफ्ट कैरियर डॉलर। ये टकर कार्लसन भी एडमिट किया थोड़े दिनों पहले, जबकि आई डोंट एग्री विद हिम टोटली। वो तो कुछ और ही बात करता है, उसको इतिहास ही नहीं मालूम इस देश का। और यहीं पे मैं डिफर करता था विवेक रामास्वामी से। उसने पढ़ा नहीं इतिहास, उसने टेक्स्ट बुक वाला इतिहास पढ़ा है, एनालाइज नहीं किया उसने इतिहास को। यहाँ का इतिहास जो है आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा क्या हुआ यहाँ पे, क्योंकि कोई बताएगा नहीं आपको। ये सब तो मैंने ढूंढ ढूंढ के लिखा है, तो दैट्स व्हाई इट इज बिकम वेरी ऑथेंटिक बुक नाउ ऑन अमेरिकन इतिहास। जब आपको ये समझ में आता है, तब आपको पार्टी का सिस्टम समझ में आता है, क्योंकि यहाँ की कॉम जो एक ही पार्टी राज करती है वो है चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो उन्होंने डेलीगेट सिस्टम बनाया कि अगर कोई पॉपुलर वोट जीतता है और जो प्रोटेस्टेंट नहीं होगा उसको हम डेलीगेट्स के वोट में हरा देंगे। तो वहाँ पे वेटेड है, उसमें हर कोई डेलीगेट नहीं बन सकता। दोनों पार्टी से डेलीगेट साइन होते हैं, उनको व्हिप इशू की जाती है, एंड दे बोथ नो हु टू इलेक्ट, तब प्रेसिडेंट बनता है। दोनों पार्टीज में अलग अलग सिस्टम है। तो जब ये आपको तब आपको मिलता है एक प्रेडिक्टेबिलिटी। अब कौन बनेगा, अब डेमोक्रेट बनेगा 8 साल के बाद, अब रिपब्लिकन बनेगा 8 साल के बाद, अब डेमोक्रेट बनेगा, अब रिपब्लिकन बनेगा, अभी 1 साल के बाद, एक टर्म के बाद ये बनेगा। इस तरह डिसाइड होता है। अब कोई भी कांग्रेसमैन देख लीजिए, कोई भी सेनेटर देख लीजिए, कोई भी, बड़े रेयरली आपको, जो बड़ी मुश्किल से आते हैं भारतीय मूल के लोग ऊपर, तो रियली वैल्यू देम जो भी आता है ऊपर, और जो अपने आप को हिंदू बोलता है। तुलसी गवाड इज वेरी करेजियस, क्योंकि हवाईयन है वो, और यहीं की है वो, नेटिव अमेरिकन प्लस मिक्स एंसेस्ट्री है उसका। तो ये इतिहास है यहाँ का। तो अब इसकी फॉरेन पॉलिसी आप कैसी देखते हैं, दूसरों को दबाते रहो दबाते रहो दबाते रहो, और मिलिट्री इतनी बढ़ा दो कि कोई अटैक ना कर पाए, और हमेशा युद्ध लड़ते रहो दूसरे कॉन्टिनेंट्स पे, खासकर एशिया, क्योंकि उसकी सारी वेल्थ एशिया से आती है। तो उसने एशिया में कम्युनिस्ट पार्टी क्रिएट करी, एशिया में भारतीय अपोजिशन क्रिएट किया, एशिया में उसने ताइवान, एशिया में उसका साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और उसने मिडिल ईस्ट का सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, एशिया में इराक को अपना कॉलोनी वापस बनाया।
फिलीपींस में अपने बेसेस बनाए, एशिया पैसिफिक में अपने शिप्स बनाए, क्योंकि डर बहुत है, डर बहुत है और आक्रमण करता रहेगा। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि दुनिया को इनका इकोनॉमिक रूल्स पता लग गए हैं, और ये जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है कुछ ज़्यादा ही बात करते हैं खुलकर, तो सारे सीक्रेट्स ही बाहर कर दिए। अब क्या हो रहा है, अब उनको क्लेंजिंग करनी है इंटरनली, इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सब चुप है, यूनाइटेड नेशंस भी चुप है, सब लोग चुप है। क्यों? डर है ना? इस तरह इनकी राजनीति चलती है। भारत इनको अकड़ता है बिकॉज वहाँ पे सरकार तो इंडिपेंडेंट है, हिंदुओं की सरकार है, तो इनको मुसलमानों से डर नहीं है, इनको हिंदुओं से डर है, नेटिव अमेरिकन से डर है। नेटिव अमेरिकन इसलिए कि वो जमीन अपनी वापस ना मांग ले, तो फॉरेन पॉलिसी में उसको डिस्कस नहीं किया जाता, इंटरनल मैटर्स, और पुलिस स्टेट है, किसी को भी दबाया जा सकता है। ये इतिहास है, अभी इसमें मेरी कोई राय भी नहीं है, ये तो इतिहास है यहाँ का। तो इसको समझते हैं तब आपको समझ में आएगा अमेरिकन पॉलिटिक्स, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, सब समझ में आएगा आपको। किसको छुपा रहे हैं भारत, किसको छुपा रहा है? कुछ नहीं। भारत तो गर्व से बोल रहा है योग करो, सनातन धर्म करो, पालन करो, गर्व से बोल रहे हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी जो देश हैं एशिया के, वो भी कॉलोनीज है, तो एकमात्र भारत ही ऐसी कॉलोनी कंट्री बचा है जो डीकॉलोनाइज्ड है। भारत इज द ओनली कंट्री विच इज डीकॉलोनाइज्ड, बाकी सारे कॉलोनाइज्ड है। इस इतिहास को जब आप समझते हैं तब आपको अमेरिका के बारे में समझ में आता है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ध्यान से सुनिएगा, बताइएगा मुझे फीडबैक, और हमारे गुरुकुल में जुड़िए, हम वहाँ पे धर्म की बातें करते हैं और सिखाते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप। So thank you all for watching. Namaste and Jai Jagannath.